नाज़रीन, ईरानी सदर ने कहा है कि हम इजराइल और वेस्ट के साथ एक फुल फ्लैज वॉर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी ईरानी सदर जो है वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जंग तो छिड़ चुकी है। जब ये डिस्कस किया जा रहा है कि जंग होगी नहीं होगी, जंग जो है वो छिड़ चुकी है। ईरानी सदर की ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो आ रही है। उन्होंने कहा कि हर महाज के ऊपर हमारी जंग जो है वो जारी है और ईरान के हैकर्स ने एक बड़ा साइबर अटैक जो वो किया है और नेतन्याहू का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी एक आर्मी चीफ की हम बात नहीं कर रहे, जो वजीर आजम का चीफ ऑफ स्टाफ होता है, उसके फोन तक रसाई भी ईरानी हैकर्स ने हासिल की है और बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्टेडली उन्होंने जो वो अचीव की है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन, इजराइल जो है वो एक रीजनल एक्सेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी से लेकर नीचे रेड सी तक और रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक वो कुछ मुल्कों के साथ जो है वो एक रीजनल एक्सेस बना रहा है। यानी ऊपर आपको यूनान और साइप्रस नजर आ रहे हैं, नीचे आपको शुमाली लैंड नजर आ रहा है और पर्शियन गल्फ के अंदर एक बड़ा अहम कंट्री है। इसके साथ मिलकर जो है वो इजराइल एक रीजनल एक्सेस बना रहा है, यानी रीजन को तमाम तरफ से घेर रहा है और एक नया ऑर्डर जो है वो यहां पर इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये अब सबके लिए चैलेंज है, सबसे बड़ा मसला है सबके लिए। अब जो शुमाली लैंड वाला मामला है वो बहुत सेंसिटिव है और उसकी और डायमेंशन जब वो खुलकर सामने आ रही हैं। ओआईसी के आज मेजर कंट्रीज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए इसको रिजेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये इस रीजन के अंदर एक नई जंग छेड़ देगा। क्योंकि देखिए, ये मामला हसास इस तरह से है कि इजराइल अब सोमाली लैंड को जब वेपन्स देगा, यानी सारे जो ओआईसी मुल्क हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन, वो तमाम मुल्क जब इंतजार कर रहे हैं कि सोमाली लैंड ने अल्टीमेटली सोमालिया ही का वापस हिस्सा बनना है। तो अगर उसको हथियार दिए जाएंगे, उसको बाकी मिलिट्री सपोर्ट दी जाएगी, उसको पैसा दिया जाएगा, तो वो वापस सोमालिया में थोड़ी जाकर हिस्सा बनेगा। यानी ये अगर आप ताइवान की मिसाल लें तो ताइवान को अगर वेपन दिए जाएंगे तो नतीजा जंग निकलेगा। और क्या निकलेगा? क्योंकि वेपन इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो चाइना का हिस्सा ना बन सके, तो इसलिए चाइना ने कहा कि जंग का खतरा बढ़ गया है। तो सोमाली लैंड को वेपन देने का मतलब यह है कि जंग छेड़ना। और फिर इससे बढ़कर इजराइल भी वहां पर पोर्ट की अथॉरिटी लेना चाह रहा है, बेस लेना चाह रहा है, यानी वो बरह रास्त भी यहां पर मौजूद होगा, उसके मिसाइल डिप्लॉय होंगे, उसके जो है वो ड्रोन्स डिप्लॉय होंगे, उसके रडार्स डिप्लॉय होंगे, उसके जेट्स डिप्लॉय होंगे। सऊदी अरेबिया के सामने वो बैठा होगा। फिर नीचे रेड सी का कंट्रोल वो संभालने की कोशिश करेगा। ऊपर मिस्र को मसला है। फिर चूंकि यहाँ पर यानी ऑलरेडी सूरत हाल खराब तो है, सूडान की जंग जारी है, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन है रेड सी के इस तरह वाला, ईस्ट अफ्रीका जिसको आप कहते हैं, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये दुनिया का बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन है। यहाँ पर यानी सोमालिया है वो कोई स्टेबल कंट्री तो नहीं है, उसकी बहुत सारी इन्वेजन्स पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसके साथ जब इथोपिया जो है वो बिल्कुल उसके बहुत सारे मसाले हैं। मिस्र के साथ मसला चल रहा है, इथोपिया भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। अब एक और चीज सामने आ रही है, एक और मुल्क जिसका इजराइल के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है, वो भी सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। यानी मामला और ज्यादा कंप्लेक्स होने जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई कि ये सब की सिक्योरिटी के लिए ये खतरा है, यानी यहां पर प्रॉपर एक जंग छिड़ जाएगी, प्रॉपर एक जंग छिड़ने वाली है। तो ये सब की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अच्छा, तो लेकिन क्या इस खतरे को रोकने की ताकत है इन ओआईसी ममालिक के अंदर? गजा पर जो साइलेंस इख्तियार की गई और ये इतनी तारीखी मिस्टेक थी, एक तो मासूम लोग वहां पर जानों से जा रहे थे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि इस ऐसी एक चीज को बर्दाश्त किया जाए और इस पर जब वो खामोश बैठा जाए, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी और कोई ये पॉलिसी नहीं थी। तो उस बैड पॉलिसी का, डिजास्टर्स पॉलिसी का नतीजा ये निकल रहा है कि इजराइल मजीद जंगें छेड़ रहा है और मजीद इनके बॉर्डर्स पर जब वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो अब क्या ये इस बात को ये मेजर ओआईसी कंट्री जब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और क्या ये इजराइल को रोक पाएंगे? क्योंकि इजराइल ऊपर ईस्ट मेडिटेरेनियन से लेकर नीचे रेड सी और रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ, तो अगर आप देखें तो ये सारा घेरा है जो इजराइल बना रहा है, यानी एक वो रीजनल एक्सेस जो वो बना रहा है और रीजनल एक्सेस के साथ साथ जंगे छेड़ रहा है। मतलब वो फॉल्ट लाइंस जो इस रीजन के अंदर फॉल्ट लाइंस है ना, ऑलरेडी मसले तो एग्जिस्ट करते हैं, आपसी दुश्मनियां हैं, राइवलरीज ऑलरेडी चल रही हैं, जंग के खतरात कहीं ना कहीं हैं, मुल्क एक दूसरे को धमका रहे हैं। तो उन एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस को इस्तेमाल करके वो यहां पर एक बड़ा आतिफ फिशान जब वो फट सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या वो तैयार हैं?
जापान से बहुत बड़ी खबर है। देखिए जापान जो है वो बड़ा अहम मुल्क है और वर्ल्ड वॉर के अंदर वो जाहिर है कि उसको शिकस्त हुई है, और जापान जो है वो बाकायदा एक एम्पायर था जो चाइना के ऊपर भी रूल कर रहा था, बाकी जगहों पर भी उसने कॉलोनाइज किया हुआ था। जापान की एक हिस्ट्री है, जापान एक एम्पायर था। 80 साल हो गए, 80 साल के बाद उसने फैसला किया कि वो मिलिटराइजेशन की तरफ वापस जा रहा है। यानी ये ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर ये बहुत बड़ा वाकया है। यानी ये सिर्फ उस रीजन को या किसी एक मुल्क को मुतासर करने नहीं जा रहा है, ये पूरे ग्लोबल जो पावर डायनामिक्स है उसमें ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि जापान दुनिया की अहम तरीन इकॉनमी, बहुत बड़ा मुल्क, और वो 80 साल के बाद, यानी देखें एक कंट्री है ना, ये जापान जो बड़ा संजीदा मुल्क है। यानी जापानीज आप देखें कहां वर्ल्ड वॉर, एटॉमिक बॉम्ब गिर रहे हैं, और उसके बाद आप जापान की तरक्की देखें तो जापान के लीडर ने कहा कि अब बंदूकें फेंक दो और बेलचे उठा लो। यानी जापान एक संजीदा मुल्क है, उनका डिसिप्लिन आप देखें, उनकी पॉलिसी आप देखें, उनकी तरक्की आप देखें, यानी सोच समझ कर एक पॉलिसी बनाई जाती है। ये नहीं कि भाई बस इधर उधर टकरे मारी जा रही, नहीं, एक इंतहाई संजीदा मुल्क है और उसने तरक्की की है, और उसके ब्रांड्स आप देखें, उसकी इकोनॉमी आप देखें, तो वो एक संजीदा तरीन मुल्क जो है वो फैसला कर रहा है कि वो दोबारा मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है, और छोटा मोटा मुल्क नहीं है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, यानी ये ग्लोबल लैंडस्केप को इसने हिला के रख दिया है। और जो खबर आ रही है वो ये है कि जापान सिर्फ अपना मिलिट्री बजट नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जापान इस लेवल के पर अपना मिलिट्री बजट बढ़ाने जा रहा है कि वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है द थर्ड बिगेस्ट स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा जो बजट है वो चाइना का है। तो जापान कहीं नीचे से उठकर मिलिट्री बजट के हवाले से वो अपने आप को पोजीशन करने जा रहा है थर्ड नंबर के ऊपर, यानी कि इंडिया, यानी कि बर्तानिया, यानी कि फ्रांस, यानी कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक वो नीचे होंगे, जापान थर्ड नंबर के ऊपर, मतलब वो कई $100 बिलियन जो वो स्पेंड करने जा रहा है, क्योंकि 1 ट्रिलियन उनका है, ये $400 बिलियन को पहुंच जाएगा चाइना। तो इसके बाद यानी जापान कई $100 बिलियन इस पर खर्च करने का इरादा रखता है, थर्ड नंबर पे वो आ जाएगा। तो ये मामूली बात नहीं है। तो आज रशिया का इस पर रद्द-ए-अमल आया है कि रशिया ने कहा कि जापान अपना ये फैसला वापस करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान और रशिया भी लड़ रहे थे, रशिया और जापान की जंग हो रही थी ना। तो रशिया ने कहा है कि जापान अपना फैसला वापस करे। तो जाहिर है कि जापान रुकने वाला नहीं है और जापान न्यूक्लियर की तरफ भी जाएगा, ये बात ज़हन में रखिए। और ये उन्होंने बहुत, यानी ग्लोबल लैंडस्केप को उन्होंने हिला दिया कि एक अहम तरीन मुल्क वो दोबारा मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है। एक संजीदा मुल्क है जहां एक पॉलिसी बनती है एक मकसद को सामने रखते हुए, और इस वक्त मकसद क्या है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि चाइना के साथ उनकी जंग हो सकती है। तो ये जो मिलिटराइजेशन है इसने एक आलमी जंग के खतरे को और बढ़ा दिया है। मतलब चाइना चूंकि इसको अफोर्ड नहीं करने जा रहा है, और नॉर्थ कोरिया सबसे पहले इस पर रिएक्ट करने जा रहा है, उसने पहले स्टेटमेंट जारी हुई भी है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया इसको अफोर्ड नहीं करने जा रहा है और चाइना इसको अफोर्ड नहीं करने जा रहा और जापान रुकने नहीं वाला। तो ऐसी ही सिचुएशन का नतीजा जो है वो जंग, तो आलमी जंग का खतरा इस जापान के फैसले के साथ बहरहाल जो वो बढ़ गया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ईरान के सदर की जो स्टेटमेंट जारी हुई है बड़ी अहम है, बड़ी गैर मामूली है। उन्होंने कहा है कि ईरान इज इन वॉर विद यूएस, इजराइल एंड यूरोप। हमारी तो जंग छिड़ चुकी है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। वी आर फेसिंग अ फुल फ्लेज वॉर, छोटी मोटी नहीं, हम एक फुल फ्लेज जंग के अंदर हैं विद द यूएस, इजराइल एंड यूरोप, साइटिंग मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर। अब आप कहेंगे कि भाई मिसाइल तो गिर नहीं रहे, तो फिर ये जंग कैसे हो गई? देखिए, जंग किसको आप कहते हैं? जंग में क्या होता है? दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, दूसरे को सबजुगेट करना। तो यही कुछ तो एक्टिवली ईरान के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, यानी एक्टिवली इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल, ये तमाम टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ईरान को सबजुगेट किया जा सके, ईरान को डिस्ट्रॉय किया जा सके। यानी इस वक्त ओआईसी का कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस कदर निशाने के ऊपर है जैसे ईरान है, जिसको वो पूरी यानी प्लानिंग करके बैठे हुए और इकदामात उठा रहे हैं? तो वो ईरान ही है, द ओनली कंट्री इज ईरान। तो ये यानी उन्होंने कहा कि अगर इस बात को समझा जाए तो हम एक फुल फ्लैज वॉर में ऑलरेडी हैं। मिसाइल गिरना और जहाज आना वो तो एक हतमी बैटल होती है, ये हमें मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने की एक्टिवली जो कोशिशें हैं वो जारी हैं इस वक्त।
ایران از افیکٹولی ایٹ وار ود یونائٹڈ اسٹیٹس. افیکٹولی ہم جنگ میں ہیں امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, یورپین کنٹریز کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ they do not want our country to stand on its feet, کہ یہ ملک نہیں چاہتے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو. یہی تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایران سے, کیونکہ ایران جو ہے وہ ان کی سبجوگیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ورس ہے جو عراق کی جنگ تھی. اگر کوئی اس کو انڈرسٹینڈ کرے اچھے طریقے سے تو یہ جنگ اور بھی زیادہ کمپلیکس ہے اور یہ جنگ اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ بات انہوں نے کنفرم کیا کہ ہم جنگ میں ہیں, ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نا, یہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو سینکشنز کے خلاف ہے, یہ جو تجارتی روٹس بن رہے ہیں, یہ جو الائنسز بن رہے ہیں, یہ جو اسلحہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وہ ساری جنگ ہی ہے جو ایران پر مسلط ہے, جس کی حتمی شکل تو آپ دیکھتے ہیں جب 12 دن کی جنگ جو آپ نے دیکھی وہ ایک حتمی شکل ہے. کنٹینوسلی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. اب جیسے ایران کے سپریم لیڈر نے آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, انہوں نے کہا کہ ویسٹ کو ہمارے نیوکلیر سے مسئلہ نہیں ہے, اصل میں ان کو مسئلہ ہے ہمارے ڈیفائنس سے. یعنی جو ہم ریزسٹ کرتے ہیں آگے سے, ان کی بات نہیں مانتے, ان کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, ان کی جو ایسی ڈیمانڈز ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, یہ اصل ان کو مسئلہ ہے. ایران اور اس کی یوتھ نے ڈیفیٹ کیا ہے امریکہ کی ملٹری کو ان دا ریجن تھرو کریج اینڈ سیکریفائسز. قربانیوں کے ساتھ ہم نے جب شکست دی ہے, تو ویسٹ جو ہے وہ اس بات سے اپسیٹ نہیں ہے کہ ہم نیوکلیر کوئی ہوں گے. ظاہر ہے یہ ہوتا تو ہے, لیکن نارتھ کوریا بھی تو نیوکلیر بن گیا نا, باقی ملک بھی تو بنے. مسئلہ زیادہ نیوکلیر کا نہیں ہے, اور نیوکلیر تو ایران بنانا بھی نہیں چاہتا, اور نیوکلیر کے حوالے سے تو ایران ڈیل میں بھی جا چکا ہے اور مزید کرنے کے لیے تیار ہے. تو مسئلہ نیوکلیر کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کریج رکھتے ہیں کہ ان کا جو انجسٹ آرڈر ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, اور ہم ایک انصاف پر مبنی اسلامک ورلڈ سسٹم لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے ان کو. تو یہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے. ایران کے جو ہیکرز ہیں ناظرین, انہوں نے نتنیاہو کا جو چیف آف سٹاف ہے, یعنی اہم ترین عہدیدار, اس کا فون جو ہے ہیک کیا ہے, جس میں سے انہوں نے کہا کہ لانگ ٹرم ایکسیس, یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار ایکسیس ہوا ہے 5 منٹ کے لیے, اس کی جو ایکسیس ہے ایرانی ہیکرز نے حاصل کیے رکھی, اور بہت سارا سینسٹیو ڈیٹا جب انہوں نے نکال لیا, اور انر سرکل میں آڈیو ویڈیوز یہ سارا ڈیٹا وہ لے گئے. بہرحال اسرائیل نے اس کلیم کو جو ریجیکٹ کیا ہے, لیکن یہ خبر جو وہ آ رہی ہے. پاکستان سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, پاکستان نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے if حماس ڈس آرمامنٹ از انوالوڈ. اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے وہاں پر جا کر حماس کو ڈس آرم کرنا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے. پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل فورسز والی بات ہے یہ اس طرح سے بنے گی نہیں, کیونکہ دیکھیے کون سی اسلامی دنیا کی فوج ہے جو وہاں پر جائے گی اور حماس سے لڑے گی. تو فوجیں تو تب وہاں پر جائیں گی نا جب اسرائیل وڈرا کرے گا, اور اسرائیل تب وڈرا کرے گا جب امریکہ پریشر ڈالے گا, اور اسرائیل کے وڈرال کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی مکمل ڈیفیٹ. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یعنی اسرائیل وڈرا نہیں کرے گا, اور امریکہ پریشر ڈالنے کے لیے کچھ سیریس نہیں ہے. اس لیے یہ سامنے یہ ڈیبیٹ ضرور ہے, لیکن اس کے پس پردہ ان کے جو پلاننگز ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب خبر یہ ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ جو ملاقات ہونی ہے اس پر آج پھر رپورٹ آئی, اگلے 24 گھنٹوں میں ملاقات ہوگی. تو کیا ڈسکس جا کے نتنیاہو نے کرنا ہے, آج پھر رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. امریکہ کی گرین لائٹ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا حزب اللہ پر اٹیکس لانچ کرنے کے لیے, ایران پر گرین لائٹ حاصل کرنے کی جو کوشش کرے گا ایران پر جنگ چھیڑنے کے لیے. اب آپ دیکھیے یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ایران پر حملہ کرنے کی گرین لائٹ نتنیاہو حاصل کرے گا. غزہ کا جو ایگریمنٹ ہے یہ اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی, اور نتنیاہو ٹرمپ کو یہ کہے گا کہ ٹرکی کو بالکل فائٹر جیٹس نہ دیے جائیں, سعودی عربیہ کو نہ دیے جائیں, اور اگر دینے ہی ہیں تو پھر اسرائیل کو سیکیورٹی کمپنسیشن دی جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کو پھر اس سے برتر ٹیکنالوجی جو ہے وہ دی جائے, یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے. تو فائٹر جیٹس والا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی مجبوری ہے, ان کو دینے پڑیں گے, وگرنہ چائنا تیار بیٹھا ہوا ہے, رشیا تیار بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے کیا ڈسکس ہوگا. ظاہری طور پر یہ جی سیکنڈ فیز ہوگا فلانا فلانا, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کی جو ڈسکشن ہمیشہ سے غزہ کے حوالے سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیسے جو کچھ وہ وہاں پر کر رہے ہیں, جو آکوپیشن وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس کو کیسے جاری رکھنا ہے. ان کی ڈسکشن کا موضوع یہ ہوتا ہے.
बाजार ये खबरें लग रही होती हैं सीज फायर फलाना, तो उधर ईरान और उसके हवाले से जो ग्रीन लाइट। बहरहाल कल ये पता चल जाएगा, और जरूरी नहीं है कि कल वो ऐलान कर दे कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। उनकी बात तय हो जाती है, फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो है वो पता चलता है कि ये तय हो गया था। जैसे ईरान पर हमला फौरी तो नहीं हो गया था। अच्छा, अब जो सोमालिया है और सोमाली लैंड है, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। एक नई शैतानी जब इजराइल की जानिब से ये खेली गई है, और यहां पर यानी जंग के खतरात हाईएस्ट लेवल के ऊपर चले गए, क्योंकि इजराइल असलहा देने जा रहा है और इजराइल खुद भी आ रहा है, तो सोमालिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता और बाकी मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सोमालिया से हमला सोमाली लैंड पर हो सकता है, जिसका नतीजा सूडान जैसी जंग की सूरत में निकलेगा, और वहां पर सूडान में भी इजराइल जो है इन्वॉल्व है। अच्छा, इजराइल जो है एक रीजनल एक्सेस बना रहा है, यानी सोमाली लैंड हो गया, सूडान में वो इन्वॉल्व है, तो अगर सूडान में वो वाला ग्रुप जीत जाता है तो सूडान इनके पास आ जाएगा। और एक मुल्क के हवाले से एलिजेडली ये कहा जा रहा है कि वो इजराइल के साथ है, और वो यूई का नाम बार बार आ रहा है एलिजेडली, तो यानी यूई से सोमालीलैंड, सोमालीलैंड से सूडान, सूडान से ऊपर यूनान, और वो ये पूरा हो गया। और एक और मुल्क जिसका नाम आ रहा है वो इथोपिया है। खबर ये है कि इथोपिया भी सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इथोपिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। अच्छा, ये सारी पॉलिटिक्स हम पहले डिस्कस करते रहे, इनके एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम डिस्कस करते रहेंगे, ये कभी भी इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इथोपिया जो है वो वहां पर इरिटेरिया उसमें से निकल गया, तो इथोपिया लैंड लॉक कंट्री बन गया, तो उसकी एक्सेस नहीं है वाटर्स तक, तो इसलिए उसको एक्सेस चाहिए। तो वो सोमाली लैंड के साथ एक ऐसा मुआहिदा कर सकता है कि सोमाली लैंड उसको एक्सेस देगा पोर्ट तक, और इथोपिया जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अभी तक इथोपिया ने नहीं किया, कि सबका प्रेशर था, लेकिन अब चूंकि अच्छा इथोपिया भी इन्वेजन कर चुका है सोमालिया की, जिसको इजराइल और अमेरिका ने बैक किया था, तो यानी वो इथोपिया को भी जब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक रीजनल एक्सेस है जो इजराइल बना रहा है। अब इसको रोकना सबकी यानी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। क्या वो रोक पाएंगे? इजिप्ट, अल्जेरिया, जबूती जो सोमाली लैंड के साथ है, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, मालदीव्स, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, टर्की, यमन, इनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। यानी ईरान भी इसमें शामिल है, जिन्होंने इस रिकॉग्निशन को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि यहां पर जंग छिड़ सकती है, इसके सीरियस रेपरकशंस आएंगे। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो पीस है, ये जो सारा एरिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो सोमालिया में जंग, सोमाली लैंड में जंग, इथोपिया के साथ जंग। अच्छा, इथोपिया और इरिटेरिया का मुसलसल मसला चल रहा है, ऊपर सूडान, तो ये पूरा जो, और सामने यमन, तो ये पूरा रीजन जंग में। और इथोपिया का मसला मिस्र के साथ भी है, डैम वाला। तो अब आप देखेंगे ये चीजें कैसे कनेक्ट हो जाएंगी, और ये बिल्कुल लावा है जो यहां पर फट जाएगा। अरब लीग ने कहा है कि सीरियस रेपरकशंस फॉर द सिक्योरिटी इन द रेड सी रीजन आएगी, ये जो रिकॉग्निशन हुई है, क्योंकि असलहा आ रहा है, उस असलहे को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो फिर नागुजीर हो जाएगा, जैसे चाइना के लिए नागुजीर हो रहा है, जैसे रशिया के लिए नागुजीर हुआ और यूक्रेन पर उसने अटैक कर दिया, और यहां पर इनके लिए नागुजीर हो जाएगा कि इनको अटैक करना पड़ेगा। इसकी वो बात कर रहे हैं कि पूरा रेड सी की जो सिक्योरिटी है वो तबाह हो जाएगी। तो इजिप्ट ने कहा है कि जो स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया ने ये कहा है कि नेतन्याहू जो मिडिल ईस्ट का केओस और क्राइसिस है वो यहां हमारी सरजमीन तक जब वो ट्रांसफर करना चाह रहा है। अब सोमाली लैंड अचानक कहां से आ गया? और सबसे बड़ा खतरा यह है कि फलस्तीनियों को यहां पर डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गजा पर मुसलसल साइलेंस रखना, इसने इसराइल को और ज्यादा हलाशेरी दी, इसने इसराइल को मजीद ये उसने अंडरस्टैंड किया कि इनके पल्ले कख भी नहीं है, और वो अब बढ़ता बढ़ता यहां तक आ गया है। ये पता नहीं किसकी पॉलिसी थी कि गजा पर जो साइलेंस है इसका नतीजा पीस निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि इसराइल पीछे हट जाएगा। ये पता नहीं किसकी पॉलिसी थी। अब बहुत कुछ तो गुजर गया है, अब यानी ये बहुत देर है, अभी भी ये कितना मीनिंगफुल इकदाम उठाएंगे, सिर्फ स्टेटमेंट जारी करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स इसराइल को नहीं रोक सकती है। जब भी इसराइल ऐसा कोई इकदाम उठाता है और ये जवाब में सिर्फ स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इसराइल को पक्का हो जाता है कि अब उसने मजीद आगे बढ़ना है। ये स्टेटमेंट जोगे हैं।
ٹھیک ہے، تو یہ اسرائیل اس طرح سے چیک کرتا ہے. اب یہ اگر صرف سٹیٹمنٹ دیں گے اور اسرائیلی ایمبیسڈر کو نہیں نکالیں گے، ایئر سپیس بند نہیں کریں گے، اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے، مصر اور جارڈن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل یہاں پر بیس بھی بنائے گا، اسرائیل یہاں پر اسلحہ ٹرانسفر کرے گا، اور شاید وہ کر بھی رہا ہو، مزید کرے گا اگر انہوں نے صرف سٹیٹمنٹ جاری کی. تو بات یہ ہے کہ غزہ پر سائلنس، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل اب یہ کر رہا ہے. اب کیا یہ سنجیدگی سے اسرائیل کو روک پائیں گے؟ یہ بہرحال دیکھنا ہے. جاپان نے ریکارڈ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہے، اپروو کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. سگنیفیکنٹ ایسکیلیشن ہو رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. جاپان جو ہے وہ 2% آف دا جی ڈی پی، ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی جی ڈی پی ہے، 2% جو ہے وہ اس میں یعنی اتنی سپینڈنگ وہ کرنے جا رہے ہیں. تھرڈ لارجسٹ ملٹری سپینڈر گلوبلی آفٹر چائنا اور یو ایس، وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرنے جا رہا ہے. تو چائنا کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ موسٹ کمپلیکس سیکورٹی انوائرمنٹ ہم اس وقت جو فیس کر رہے ہیں. ملٹری ایکسپینشن ٹارگٹس میزلز، ڈرونز اینڈ کوسٹل ڈیفنس. اس میں میزلز ہیں، ڈرونز پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور سرفیس ٹو شپ میزلز ہیں، ڈپلائنگ انمینڈ ایئر اور سی، اور انڈر واٹر ڈرون سسٹم ہے. یہ سارا وہ بنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ اسرائیل کی کوئی ہیلپ جو ہے وہ لیں، کیونکہ جرمنی ہیلپ لے رہا ہے، تائیوان ہیلپ لے رہا ہے، یونان لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اسرائیل بھی اس میں کوئی ان کی ہیلپ کرے یہ ساری پروڈکشن کے حوالے سے، چونکہ جاپان نے ریکگنائز نہیں کیا تھا فلسطین ریاست کو. تو رشیا کالز ٹو جاپان کہ وہ شفٹ ٹو ملٹرائزیشن کے اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کریں. تو یہ ریکنسیڈر نہیں ہوگا، تیر کمان سے نکل چکا ہے. رشیا ریجیکٹس تائیوان انڈیپینڈنس، وارنز اگینسٹ ایسکیلیشن. ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، رشیا نے یہ کہا ہے. تو سنجیدہ ملک اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ دوبارہ جنگ کی طرف، ملٹرائزیشن کی طرف جا رہا ہے، جس کا نتیجہ چائنا کے ساتھ براہ راست جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے. اور یہ ہیومینٹی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور دنیا کی سیکیورٹی اور امن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اور جو اوورآل دنیا میں ملٹرائزیشن کی طرف ہر کوئی جا رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رہا سر آگاہ کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.